तो दोस्तों आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों जैसे मैंने आपसे बात किया था कि एमडीआरटी एडवाइज़र, उसकी जर्नी, उसकी लाइफ, उसका स्ट्रगल और उसकी सफलता, इन सभी पहलू के बारे में हम लोग बात करेंगे। तो हम लोग बैठे हैं राकेश भाई माची के ऑफिस में, जो बड़ौदा में है, गुजरात में, बड़ौदा शहर, और वहाँ पर मकरपुरा में इनका ऑफिस है। उनकी ये बहुत ही बढ़िया ऑफिस में हम लोग बैठे हैं। तो आइए हम लोग उनसे बातचीत का दौर शुरू करते हैं। सो राकेश भाई, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई हो। आपने एमडीआरटी भी आपने लास्ट ईयर किया और उसके पहले भी किया, तो 2 साल आपने कंटिन्यूस किया, राइट? यस। ओके, सो बहुत बहुत बधाई। और ये बहुत शानदार आपका ऑफिस है। और मैं चाहूँगा कि आप अपनी सफलता के बारे में तो बताएं, जो भी आपने एमडीआरटी कैसे अचीव किया। लेकिन ज़्यादातर लोगों को ऐसा लगता है कि एक व्यक्ति जो सफलता के शिखर पर जो पहुँचा है, तो बस उसने काम शुरू किया और सीधा सफलता हासिल की। ऐसा नहीं होता है। मैं चाहूँगा कि आपकी जो रियल जर्नी है, आपके जीवन के बारे में, जहाँ से आपने शुरुआत की थी, जो मैं जानता हूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ कि हमारे दोस्त जो वीडियो देख रहे हैं उनको भी पता चले। तो मुझे आपकी पूरी जर्नी के बारे में बताइए, ताकि लोगों को भी पता चले। तो आपका जन्म कहाँ पे हुआ, आपका स्कूलिंग वगैरह कहाँ पे हुआ, उसके बारे में बताइए। थैंक यू। पहले तो आपसे सर, मेरा जर्नी स्टार्ट हुआ, मैं एक बहुत छोटे से गांव से हूँ। भरूच करके एक ज़िला है गुजरात में, वहाँ पर कावी कंबोई करके थोड़ा फेमस गाँव है। वहाँ पर शिव जी का मंदिर है। हाँ, राइट। तो वहाँ से मेरी जर्नी स्टार्ट हुई। आपका जन्म वहाँ पे वहाँ पर हुआ और फर्स्ट स्टैंडर्ड मैंने वही गांव में चालू किया और वहाँ कंप्लीट हुआ। उसके बाद की जो स्टडी है, हम लोग 1999-2000 में हम लोग यहाँ बड़ौदा में आए, और तब तक हमारी सिचुएशन बहुत ख़राब थी। इतनी ख़राब कि अभी आप लोग देखते होंगे फुटपाथ पे जो लोग रहते हैं वो प्लास्टिक बांध के, वैसे हम लोग प्लास्टिक बांध के यहाँ पर रह रहे थे। और मेरी जो स्टडी है, पढ़ाई, वो एक गुजरात गवर्नमेंट स्कूल से ही की मैंने। जो लोग बाकी सब गरीब बच्चे पढ़ते हैं सरकारी स्कूल से, तो वहाँ से मेरी पढ़ाई लिखाई वहाँ से ही स्टार्ट हुई। और मैं करीब 10 तक तो मैं गुजराती स्कूल से ही पढ़ा हूँ। अच्छा, ओके। सरकारी स्कूल में आपने पढ़ाई लिखाई की और एसएससी तक आपने वहीं पे पढ़ाई। अच्छा, तो क्लासेस वगैरह कुछ आपने किए? 10 तक तो सर मैं क्लासेस नहीं किया, क्योंकि कोई कोचिंग नहीं, कोई कोचिंग क्लासेस नहीं, कोई पर्सनल ट्यूशन क्लासेस नहीं। ओके, उसके बगैर ही? हाँ। वाह। तब क्योंकि हम लोगों के पास उतने फाइनेंशियली कैपेबल ही नहीं थे कि भाई कोई ट्यूशन क्लास में जाए और कोचिंग करे। और दूसरा कि फैमिली में भी इतने कोई एजुकेटेड नहीं था कि ये सब करवाए। जो भी किया वो मेरे खुद से ही, वो सब क्लासेस जो भी था, वो पढ़ाई लिखाई, वो सब मैंने खुद ही। तो आपके पापा किस बैकग्राउंड से थे, क्या करते हैं आपके? एक्चुअली मेरा सरनेम जो है वो माची है, हम लोग फिशर कहलाते हैं। अच्छा। तो मेरे पापा भी जो थे वो वहाँ गांव में फिशिंग का काम करते थे। मतलब समुद्र में जाके जो मछली पकड़ते हैं, उस तरह का काम? हाँ। अच्छा, तो कावी कंबोई के वहाँ पे समुद्र भी है? हाँ, वहाँ पर समुद्र है, और बहुत से लोग अभी भी वहाँ पर कर रहे हैं। और सिचुएशन इतना खराब था सर कि फिशिंग आए तो ही हम लोगों को खाना मिले। अच्छा। कभी कभार तो वो नहीं आए, जैसे कि अभी मानसून का सीज़न है, तो अभी क्या पानी ज़्यादा हो रहता है उसमें, तो कोई लोग जा नहीं पाते। तो वो टाइम पे तो हम लोग भूखे भी सो जाते थे कि भाई खाना मिले नहीं मिले। फिर मेरे कुछ रिलेटिव यहाँ बड़ौदा में, उनको पता चला कि भाई ऐसी सिचुएशन है, तो वो लोग हम लोगों को सपोर्ट किया, और फिर हम लोग यहाँ बड़ौदा में 1999-2000 में यहाँ बड़ौदा में शिफ्ट हुआ। मतलब 20-21 साल पहले आप बड़ौदा में आए? हाँ। ओके। और फिर वहाँ से आपने पढ़ाई फिर आगे की? कितनी पढ़ाई की आपने? 10th के बाद मैंने 11th-12th यहाँ पर, वो भी सेमी गवर्नमेंट स्कूल है, अच्छा, श्री लाल बहादुर शास्त्री विद्यालय, वहाँ पर मैंने 11th-12th किया। फिर बाकी का जो आगे का जो ग्रेजुएशन है, मैंने वो MSU यूनिवर्सिटी में किया। वो भी जो 10th के बाद जो भी मेरा पढ़ाई लिखाई हुआ सर, तो उसमें भी मैंने कमाई के साथ मैंने जॉब भी किया, और जॉब के साथ साथ मैंने वो पढ़ाई लिखाई मेरा कंप्लीट किया। अच्छा, मतलब आपने जैसे एसएससी कंप्लीट किया, उसके बाद में 11th में आपने एडमिशन लिया, और उसी वक्त आपने पार्ट टाइम में मतलब फुल टाइम जॉब और पार्ट टाइम पढ़ाई? हाँ, सेम ऐसा बोल सकते हैं, राइट? हाँ। ओके। तो आपने किस उम्र से कमाने की शुरुआत की? लगभग 17-18 के आसपास।
अच्छा। जब 10th में आया तब से मैंने कमाना, वो टाइम पे क्या था सर कि जो एजुकेशन में लगने वाला खर्चा था वो ज़्यादा था, क्योंकि फिर बुक जो भी है वो हम लोगों को लाना पड़ती थी तब पे। इससे पहले तो हम लोगों को गवर्नमेंट स्कूल से ही सब बुक वगैरह सब मिल जाता था। अब बाकी जो आगे की जो पढ़ाई थी वो टाइम पे खर्चा हम लोगों को करना पड़ता था। ओके। तो वो खर्चा एजुकेशन का करने के लिए मैं वहाँ मकरपुरा में JDC है, वहाँ पर मैं जॉब भी किया वैकेशन के टाइम पे। वहाँ पर से जो 1500-2000 रुपये 2-3 महीने में आते थे उससे हम लोग बुक लाते थे। और वहाँ ऐसा से कौन सा काम था जिसमें आपने 1500-1600 आपको मिलता था? मेरा जो पहला मैंने जो काम स्टार्ट किया वो एक सोडा बनाने वाली कंपनी थी, जो कोल्ड ड्रिंक बोलते ओके थे। ओके तो वहाँ पर हम लोग वो बॉटल साफ करने के लिए जाते थे, ओके। और करीब वहाँ पर 20-25 रुपया हम लोगों का पर डे का वो Per day। देते थे, और हम लोग वो बॉटल साफ करते थे वहाँ पर। ओके ओके। तो वहाँ से मतलब दिन का 25 रुपया जो कमाने की शुरुआत हुई, वहाँ से आपकी रियल अर्निंग की शुरुआत हुई। यस। वो भी 11th करते हुए, हाँ। राइट? और फिर आपने 11-12 कंप्लीट किया, उसके बाद में आपने ग्रेजुएशन भी किया MS यूनिवर्सिटी में। तो उस वक्त भी आपकी अर्निंग चल रही थी। उस वक्त आप कहाँ पे काम कर रहे थे? फिर वो टाइम पे भी ऐसे ही पार्ट टाइम ही कर रहा था। ग्रेजुएशन के टाइम पे भी मैं पार्ट टाइम ही जॉब किया, बहुत जगह पे मैंने जॉब किया, JDC में। फिर जैसे मेरा ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ फिर तुरंत ही मैं कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज है वहाँ पर मेरा जॉब लगा। अच्छा, बड़ौदा के आसपास ही? बड़ौदा के आसपास के एरिया में। फिर वहाँ पर मुझे कुछ 3-3.5 हज़ार का सैलरी मिलता था। फिर मैं इतने में तो सर नहीं हो रहा था, फिर मैंने कुछ सोचा कि भाई अभी आगे कुछ सोचे कि इससे हम लोगों को कुछ ज़्यादा अर्निंग हो। तो फिर मैं वो प्रोफेसर लोग थे उनसे इंस्पायर हुआ कि भाई ये लोग इतना कमा रहा है तो मुझे भी कुछ करना है। तो फिर मैंने मेरे डेवलपमेंट ऑफिसर है श्री अशोक भाई माछी, उनके साथ जुड़ा और उनसे मैंने LIC तो की आपने एजेंसी लिया। खुद होके एजेंसी लिया या फिर उन्होंने आपको अप्रोच किया था? नहीं, मैंने सामने से उनको बोला कि मुझे काम क्या? करना है अच्छा। और अर्निंग कुछ करना है, तो फिर उन्होंने मुझे सपोर्ट तो किया। आपको किसी ने बताया था LIC के बारे में या फिर आपने कहीं से सुना था कि ऐसा कुछ होता है? एक्चुअली कॉलेज के टाइम पे वहाँ पर सब बोर्ड लगे हुए थे, वहाँ वो खंबे रहते हैं, वहाँ पर बोर्ड कुछ लगा के जाते लोग के पार्ट टाइम में काम करना है। तो मैंने वहाँ पर एक बोर्ड पे देखा था कि भाई पार्ट टाइम में काम करना है तो आप ये कॉन्टेक्ट पे कॉन्टेक्ट करिए। फिर मैं वो नंबर डायल करके फिर वहाँ पहुँचा तो मुझे पता चला कि भाई ये बहुत सपने दिखाए उन्होंने कि भाई ऐसा ऐसा, और ये इंश्योरेंस फील्ड की प्राइवेट कंपनी थी। तो वो मेरे दिमाग में तब बैठा था कि भाई मतलब किसी प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनी का आपने ऐड देखा, हाँ। और वो ऐड देख के आप LIC के लिए अप्रोच किया आपने हाँ। खुद ने, राइट? सो दोस्तों आप देख सकते हैं कि ऐसे कई सारे लोग होते हैं कि जिनको सामने से अप्रोच किया जाता है, जो डेवलपमेंट ऑफिसर उनको अप्रोच करते हैं। लेकिन इस केस में राकेश भाई ने खुद होके अप्रोच किया कि मुझे एजेंसी लेना है, राइट? ओके, फिर अपने काम की कैसे शुरुआत की? फिर मैंने एजेंसी के लिए, मेरे एक रिलेटिव है तो उन्होंने भी मुझे बहुत सपोर्ट किया। उनका नाम लेना चाहूँगा, श्री अरविंद भाई माछी करके। अच्छा। मैंने उनको बताया कि मुझे ऐसा ऐसा मैं करना चाहता हूँ, तो उन्होंने आइडिया दिया कि भाई आप प्राइवेट में नहीं जाओ, मैं आपको जहाँ पर मेरे जो एक दोस्त है उनके साथ जाओ, जो अशोक भाई माछी करके बताया। तो मैं उनके साथ फिर LIC में जुड़ा और वहाँ से मेरा जर्नी 2010 से चालू हुई। अच्छा, मतलब 2010 में आपने LIC का एजेंसी लिया एज अ पार्ट टाइम जॉब के साथ साथ मैंने LIC का एजेंसी चालू किया। और फिर ये फुल टाइम आपने कब काम करना शुरू किया? फिर 2015 से मैंने ये फुल टाइम काम चालू किया, क्योंकि वो जॉब के बाद मैंने दूसरा जॉब भी चालू किया था, तो 3 साल मैंने वहाँ पर काम किया। ओके। तो एक्चुअली ऐसा हुआ कि वो कंपनी बंद हो गई सडनली और मुझे ट्रांसफ़र दिया गया अहमदाबाद में। ओके। फिर मेरे डेवलपमेंट ऑफिसर के साथ मेरा बात हुआ तो उन्होंने मुझे आइडिया दिया कि भाई तेरी उम्र अभी बहुत छोटी है, एक काम कर 6 महीना तू ये एजेंसी फुल टाइम करके देख, अगर नहीं सेट हो रहा तो फिर तू जॉब चालू कर देना। अच्छा। तो उन्होंने मुझे वो सपोर्ट किया। फिर मैंने सोचा वो बता रहा है तो ठीक है, फिर तो फिर मैंने वो फुल टाइम काम करना चालू कर दिया ओके 2015 से। ओके।
तो आपकी फिर शादीशुदा ज़िंदगी वगैरह उसके बारे में आप बताइए कि आपने शादी कब की, आपके बच्चे कितने हैं? फिर मैंने 2 साल के बाद फिर शादी की और अभी मेरे 2010 में एजेंसी लिया हाँ और 2012 में आपने शादी की। नहीं 15 के बाद 6 15 से के हाँ बाद, ओके ओके। फिर मेरा शादी हुआ मतलब और पहले आपने स्टेबिलिटी हाँ अचीव की कि भी पहले कुछ कमाओ, पैसा कमाओ, उसके बाद में। हाँ एक्चुअली सर मेरे फैमिली में मेरी 3 सिस्टर है और मैं हूँ। मेरे से 2 छोटी सिस्टर है और एक मेरे से बड़ी सिस्टर है। ओके तो पहले हम लोगों ने उन लोगों का, मेरे से बोले छोटी है, फिर भी उन लोगों का शादी पहले करवाया, अच्छा अच्छा, फिर मैंने बाद में लास्ट में शादी की। ओके ओके। मतलब जिम्मेदारियां जो थी हाँ। पहले वो आपने वो उठाई और उसके बाद में आपने शादी शादी की। की। ओके। तो फिर 2015 के बाद में जो परिवर्तन आया कि भाई एक बड़ा सपना देखना है, ज़्यादा पैसा कमाना है, फिर अपने ऑफिस कार लिया, आपका कार का सपना पूरा किया, तो वो कैसे शुरू किया वो सपने को हासिल करना? 2015 के बाद मैंने काम चालू किया, तो अच्छा काम किया मैंने, छोटी छोटी पॉलिसियाँ की और तब तक मुझे ट्रेनिंग क्या है, फिर ये क्लब मेंबरशिप क्या है, MDRT क्या है, वो कुछ पता नहीं था। बस कमाना है तो भी वैसे ही काम करता रहता था। फिर मैं 18-19 के आसपास मैं आपके साथ AS के कंसल्टेंसी के साथ मैं जुड़ा, पर्सनल कोचिंग मैंने ली वहाँ पर। फिर उसके बाद जो मेरा ग्रोथ हुआ 2019 में मैंने फर्स्ट मेरा MDRT भी कंप्लीट कर दिया और कंटिन्यू अभी चालू है और ये साल का भी ऑलमोस्ट 60-70 के आसपास मेरा कंप्लीट हो गया है MDRT और ये साल भी मेरा अगले महीने तक का टारगेट है कि मैं ये MDRT कंप्लीट करूँ। सो ये जो आपकी जो जर्नी रही, कभी MDRT का सपना देखा, MDRT का सपना पूरा भी किया, आपने कार का सपना देखा था, तो MDRT अचीव करने के बाद में, अच्छी खासी इनकम करने के बाद में आपके निजी जिंदगी में क्या परिवर्तन आया? समाज में देखने का दृष्टिकोण कैसा रहा? फिर क्या बदलाव आया लोगों के दृष्टिकोण में, वो बताइए। अभी क्या है सर कि मैं कहीं भी जाता हूँ, सब लोग मुझे रिस्पेक्ट से बुलाते हैं, राकेश भाई, और मोस्टली सभी लोग मुझे जानते हैं और सभी लोग रिस्पेक्ट की नज़र से देखते हैं और मेरे समाज का भी बहुत कंट्रीब्यूशन है, तो उन लोगों ने मुझे भी बहुत सारे काम दिया और खुशी खुशी अभी उन लोगों का काम कर रहे हैं। ओके। और आपने जब कार ली, आपकी अभी कौन सी कार ली आपने बताइए? इग्निस कार लिया, मारुति का। मारुति का। तो वो कार जब लिया तो आपके माता पिता का रिएक्शन कैसा रहा? सर वो तो बहुत खुश थे, पर जब मैं मेरे गांव गया, कावी कंबोई के आसपास एक छोटा सा गांव है देगाम करके, तो मेरा कार दूर से देखा, उन लोगों को पता नहीं कि मेरा कार है क्या है, तो वो सब इकट्ठा हो गए और जब मैं कार लेके वहाँ पहुँचा तो सब मेरे कार के आजू बाजू में इकट्ठा होके उनको नवाई लगे भाई क्या है, और हम लोगों को देखा फिर तो बहुत उनको वो टाइम तो ऐसा था कि साला आंखों में से आंसू आ गया बहुत, क्योंकि उन लोगों ने कभी, मेरे पापा है और बाकी वो गांव वाले, कभी ईंट का मकान नहीं देखा। ओके। वो मिट्टी के मकान में ही रहते थे, तो उन लोगों ने कार देखा और उन लोगों ने बहुत रिस्पेक्ट किया उन लोगों को, और वो पल जो था वो बहुत नाजुक पल है। वो फीलिंग ऐसा बोल सकते कि टॉप ऑफ द वर्ल्ड, हाँ, कि हमारी वजह से अपने माता पिता के चेहरे पे खुशी आना और खुशी के आंसू, वो बहुत बड़ी बात होती है। सही। इट्स एन अचीवमेंट। यस। तो आई थिंक वही पल रहा आपके हाँ, जीवन में। वो बहुत कमजोर पल था कि सब लोग क्या बोले, वो कुछ बता नहीं पा रहे थे क्या। मतलब शब्दों में आप बयान नहीं कर हाँ। सकते, यू कैन नॉट एक्सप्रेस इन अ Yeah. वर्ड। ओके। तो ये जो जर्नी रही आपकी MDRT की, 2 साल आपने कंटिन्यूस अपने MDRT किया है, तो ये MDRT करते वक्त आपको कुछ दिक्कतें भी आई होंगी? हाँ रहते तो दिक्कत, किस तरह की दिक्कतें हैं? सब मेरे को जो दिक्कत हो रही है सर सभी लोगों को हो रही है, ऐसे प्रोस्पेक्टिंग कि भाई कल जाके किसको मिले, क्या करे। तो मैं जो 18-19 के बाद आपसे जुड़ा, फिर हम लोग वो जो आप ग्रुप एक्टिविटी कराते, मेंटरशिप का प्रोग्राम किया, तो वो उसके बाद हम लोग, मेरे को कभी भी वो प्रोस्पेक्टिंग का वो तकलीफ ही नहीं रहा। मेरे पास
नेक्स्ट डे किसको मिलना है, क्या करना है, वो सब मेरे पास प्लानिंग ही रहता है भाई कि कल मुझे इन 3-4 लोगों को मिलना है। तो अभी इतना प्रॉब्लम नहीं हो रहा है, सब इजीली रेगुलर होता जा रहा है। और मैं चाहूँगा कि आप हमारे जो मित्र हैं जो वीडियो देख रहे हैं एडवाइजर्स, तो ऐसे कुछ 2 पॉइंट बताइए यूनिक पॉइंट जो आपने सीखे हैं। सर मैं आपसे तो बहुत कुछ सीखा हूँ। पहले तो मेरा ड्रेसिंग कि जब पहले क्या करता था कि बस ऐसे ही निकल जाओ, पर आपसे मैंने सीखा कि क्लाइंट के पास जाओ, आप प्रेजेंटेशन दिखाओ। तो प्रेजेंटेशन मतलब कि आप कोई पेपर लेके गए और वो दिखा दिया उतना नहीं है। आपने क्लाइंट का दरवाज़ा नॉक किया तब से आपका प्रेजेंटेशन चालू होता है। जैसे कि आपका हेयर है, आपका ड्रेसिंग है, बूट है, आपका बैग है, तो वो आपसे मैंने सीखा। उसके बाद मैंने मेरा ड्रेसिंग चेंज किया, फिर क्लाइंट को कैसे प्रेजेंटेशन दिखाना है, वो प्रेजेंटेशन बताना, वो आपसे सीखा। और दूसरा कि आपसे जो सीखा मैं, अभी जो माहौल चल रहा है कोविड की वजह से हम लोग कस्टमर के घर पे नहीं पहुंच रहे, तो जो सोशल मीडिया का जो कॉन्सेप्ट आपने सीखा है, वो सोशल मीडिया का कॉन्सेप्ट भी बहुत से अभी यूज़ कर रहा हूँ मैं, और वही अभी चल रहा है। मतलब जो फिजिकल मीटिंग करते थे वहाँ से डिजिटल, हाँ, फिजिकल टू डिजिटल है। वो कैसे इस्तेमाल करना, वो जो टॉपिक था। हाँ, आपका जो था टॉपिक पे सोशल मीडिया का यूज़ करो, जैसे फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, जूम मीटिंग है, तो वो सब मैं यूज़ कर रहा हूँ। और आपने जो वीडियोस बनाने का आइडिया दिया, वो वीडियोस भी रेगुलर बनाते रहे। और तो वो जो पावर इंट्रोडक्शन जो वीडियो है, वो जो कंसेप्ट है, उस पर आप काम कर रहे हैं। यस सर, तो उससे आपको फ़ायदा हो रहा है। यस सर। तो आप उसके लिए आप दर्शकों को क्या बताना चाहेंगे जो हमारे जो LIC एडवाइजर देख रहे हैं उनके लिए? अभी जो टाइम चल रहा है कोविड की वजह से, तो आपको भी फिजिकल टू डिजिटल जाना पड़ेगा। अभी हम लोग कस्टमर के पास नहीं जा पा रहे, तो आप फिजिकल से डिजिटल मतलब कि आप ऑनलाइन सोशल मीडिया के माध्यम से कस्टमर के पास कैसे जाना है, वो पहले तो आपको सीखना पड़ेगा कि भाई कैसे करना है। क्योंकि हम लोगों को किसी ने सिखाने के बाद भी वो पता चलेगा कि भाई ये सब करना है। तो आप प्रमोद भाई है, और मतलब कि ट्रेनिंग है, आप ट्रेनिंग लो और वो माध्यम पे आप काम करो, तभी आपको आइडिया आएगा कि कैसे करना है सोशल मीडिया पे। सो राकेश भाई, मैं सही में दिल से आपको थैंक्स कहना चाहूँगा कि आपने अपनी बात पूरी अपनी जल्दी जो बताई, आपने दिल खोल कर अपनी बात की। मैं ऐसा एक शेयरिंग चाहूँगा कि जो आप जब बिजनेस करते हैं तो रियल में मार्केट में जाने के बाद आपको दिक्कत आती है, तो ऐसी कौन सी अभी तक की सेलिंग में आपको प्रॉब्लम आई होगी, और जो ऑब्जेक्शन को आपने टैकल किया, ऐसा कौन सा ऑब्जेक्शन या कौन सा शेयरिंग आप बता सकते हैं? मोस्ट ऑफली तो सर जो है वो लोग बोलते हैं भाई सबको वो ऑब्जेक्शन आता है, भाई पैसा नहीं है। जनरली 80-90% लोग वही बात करते हैं, भाई मेरे पास पैसा नहीं है। तो मैं उनको एक कॉन्सेप्ट बताता हूँ जो आपने सिखाया है, वो शेयर करो कि भाई आप सपोज किसी जगह पे जॉब कर रहे हैं, आपका 10,000 सैलरी है, तो अगर आपके साथ आपको बताया है कि भाई कल से आपका सैलरी 10% माइनस हो जाएगा, तो क्या आप वहाँ पर काम करोगे? तो जनरली लोगों का यही कहना रहता है हमें करूँगा। फिर उनसे मैं सवाल करता हूँ कि दूसरे दिन आपको साफ बोला है और वो बताया कि आपका 90% सैलरी कट हो जाएगा और खाली 10% ही आपको दूंगा, तो आप करोगे? तो जनरली वो लोग ना बोलते हैं। तो सर अगर आप 90% में नहीं चला रहे, तो अगर आपको कुछ हो गया तो 100% सैलरी के बगैर फैमिली कैसे चलाएगी? तो अगर आप वो मुझे 10% दे दे, आप जो बता रहे थे कि हाँ मैं 10% में चला लूँगा, अगर मुझे 10% दे दे तो मैं चला सकता हूँ। तो अगर मैं आप 10% दे दो तो मैं आपका पूरा फैमिली का वो जवाबदारी है वो मैं मेरे सर पे लेना चाहूँगा। तो मतलब आपके कहने का मतलब ये कंसेप्ट जो है, किसी से मान लीजिए कि एक बंदे का सैलरी 25,000 रुपीज़ मंथली, तो उसका 10% और 2,500 से 3,000 रुपया उसको मंथली सेविंग करना है, राइट? तो वो उस तरह से आप प्लानिंग करके देते हैं। हाँ, राइट। ओके। और आखिरी बात की, आपको इस साल MDR के आपने जैसे बता कि अगले महीने आप कंप्लीट करेंगे, इस साल का टारगेट क्या है? इस साल पे मेरा सर टारगेट है COT का। मैं COT दिसंबर
31 से पहले मैं कंप्लीट करूँगा। ओके ओके। सो राकेश भाई आपको बहुत बहुत शुक्रिया और आपको ढेरों शुभकामनाएं देते हैं। थैंक यू सो मच। सो दोस्तों हम लोग मिलेंगे और एक नए किसी व्यक्ति के साथ में, MDRT इरेजर के साथ में। और आपको ये इंटरव्यू कैसा लगा कमेंट में आप लिख के भेजिए। और ये पूरा इंटरव्यू आपको सही में दिल से अच्छा लगा है तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मिलेंगे नए वीडियो में। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू सो मच।